हेलो। हाँ जी बच्चों, मैंने आपको दो किताबों में से साहित्यिक विशेषताओं और रामचंद्र शुक्ल जी के साहित्यिक जीवन परिचय को भेजा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। थोड़ा सा गला ख़राब है, हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग क्लियर ना आ रही हो। वैसे मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है आज। तो पहली साहित्यिक विशेषताएं देखें। जीवन परिचय बच्चों हमारा हो गया था पिछली वीडियो में। बहुत सारी बातें हमने उनके साहित्य की, उनकी रचनाओं की, ये सब उनके जीवन की हम कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो के अंतर्गत। आज हम साहित्यिक विशेषताओं की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है मौलिकता। प्रतिपादन एवं वर्गीकरण की मौलिकता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। तो जितने भी महान लेखक हुए हैं वो सब मौलिक चिंतन, मौलिक मनन और मौलिक अभिव्यक्ति उनके साहित्य में मिलती है। साहित्य, उपन्यास और अपनी भाषा पर विचार इनके प्रारंभिक मौलिक निबंध है। मौलिक का मतलब होता है जो उनकी अपनी विचार शक्ति पर लिखे गए हैं, जहाँ पर तथ्यात्मक वर्णन है, जहाँ पर किसी तरह की नकल नहीं है। साहित्य निबंध में इन्होंने साहित्य की परिभाषा, धर्म, लक्षण, व्याप्ति आदि तत्वों पर विचार करते हुए अपनी उस मौलिक विचारधारा को व्यक्त किया है, जिसके आधार पर वे भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों एवं प्रणालियों में समन्वय स्थापित करते रहे। चिंतामणि के भागों में संकलित इनके मनोविकार संबंधी, पहले भी हमने बात की थी कि इनके जो निबंध है वो मनोविकारों पर आधारित हैं। और दूसरे भाग में समीक्षात्मक निबंध भी इनके मौलिक चिंतन के उदाहरण हैं। इनके इन निबंधों में बुद्धि एवं हृदय का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। दूसरी विशेषता है गंभीर विवेचन शक्ति, यानी केवल मौलिक लेखन ही नहीं है, अपितु ये अपने विषय पर, जिस विषय पर लेखनी चलाते हैं, उस विषय को गंभीरता के साथ उसका वर्णन करते हैं। यानी जब हम मनोविकारों की बात करते हैं तो जितने भी मनोविकार हैं वो सब दिखाई नहीं देते। क्रोध दिखाई नहीं देता, ईर्ष्या दिखाई नहीं देती, निंदा दिखाई नहीं देती, उत्साह दिखाई नहीं देता। लेकिन तब भी इस तरह का वर्णन कर देना कि ये सभी मनोविकार जीवंत हो उठे और उनका कोई भी ऐसा भाग या उसका कोई भी ऐसा पक्ष छूटता नहीं है जब शुक्ल जी उसका विवेचन करते। तो शुक्ल जी के निबंधों में हमें गंभीर विवेचन भी देखने को मिलता है। शुक्ल जी जिस विषय पर लेखनी उठाते हैं वही विषय उनके गंभीर विवेचन के कारण अधिक से अधिक प्रभावोत्पादक, प्रभावशाली, प्रभाव डालने वाला, मनोरंजक और आकर्षक बन जाता है। उनके निबंधों में गहन अनुभूति है, गवेषणात्मक चिंतन यानी खोजी चिंतन है। खोजते हैं वो उन तथ्यों को और उसके पश्चात उनका गहराई से चिंतन और वर्णन करते हैं, और व्यावहारिक जीवन की गहरी छाप विद्यमान है। शुक्ल जी की रचना शैली में विषय अनुरूप गंभीरता मिलती है। जैसे कविता के संबंध में उनका यह कथन कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। यानी हृदय में रस का उद्रेक होता है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। और मनुष्य जिन शब्दों के विधान को, जिन शब्दों को लयात्मकता के साथ गूंथ देता है,
तब कविता बनती है। उसके बाद है बच्चों तीसरी विशेषता, कथन का चमत्कारिक ढंग। यानी अपनी जो बात जब वो कहना शुरू करते हैं अपने निबंधों के विषय में, यानी जो विषय उनके निबंध का है, तो बड़े ही चमत्कारिक ढंग से उसे प्रस्तुत करते हैं। वह किसी भी बात को इतने चमत्कारपूर्ण ढंग से कहते हैं कि वह तुरंत गले उतरती चली जाती है। वह अध्यापक की तरह उदाहरण देकर अपनी बात करते हैं। तो जब हम इनकी शैली की बात करेंगे, निबंधों की शैली की चर्चा करेंगे, तब हम देखेंगे कि उन्होंने उनके निबंधों से एक अलग तरह की शैली का विकास होता है, जिसे हम कहते हैं अध्यापकीय शैली। ऊपर लिखा है ना, अध्यापक की तरह। तो शुक्ल जी की जो शैली है वो अध्यापकीय शैली है। जैसे एक अध्यापक एक विषय को लेकर के चलता है और फिर उस विषय पर उदाहरण दे करके सरल से सरलतम करते हुए अपनी बात को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है, ठीक वैसे ही शुक्ल जी अपने निबंध के विषय पर गहराई से चिंतन मनन करते हैं। बहुत सारे उदाहरणों को दे करके अपनी लिखी हुई बात को स्पष्ट करते हैं। यानी पहले वो एक वाक्य लिखते हैं, 2 वाक्य लिखते हैं और फिर उन 2 वाक्यों को और विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। यानी इनका जो निबंध है वो अपने आप में ही एक व्याख्या है। हालांकि हम लोग सप्रसंग व्याख्या करेंगे इनके निबंध की, परंतु अगर हम उस निबंध को सीधा पढ़ते जाएं तब भी लगेगा कि जैसे लेखक ने स्वयं ही अपनी बात की व्याख्या की हुई है। उनके निबंधों को निरस्ता छू भी नहीं पाती और वो इतने चमत्कारिक ढंग से अपनी बात का चित्रण करते हैं कि उनके निबंधों में संस्मरण और रेखाचित्र दोनों का आनंद मिलता है और कहीं कहीं पर आत्मकथा का रस भी मिल जाता है। उनके निबंधों में निरस्ता नहीं है। जैसे उत्साह निबंध में लेखक का यह कथन अभी हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उन्होंने एक जगह लिखा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। समुद्र लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे हैं उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लांघने का विकट कर्म है। उनके सामने समुद्र नहीं था, अभी तो उनके सामने कर्म था और कर्म भावना की उत्साह उत्पन्न करती है। उत्साह कहाँ होता है? जहाँ कर्म करने की भावना विद्यमान होती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। वस्तु और व्यक्ति की भावना कोई मायने नहीं रखती, मायने रखती है कर्म करने की भावना। और लेखक ने उत्साह को यही माना है कि यदि किसी कार्य के पीछे कोई लालच है या कोई अन्य स्वार्थ है और हम उस काम को कर रहे हैं तो उस कार्य को करने के पीछे जो शक्ति लगी है वह उत्साह नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कर्म की भावना नहीं है तो उस कर्म में उत्साह, उस कार्य में उत्साह हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखें, बाकी विस्तार से हम उत्साह के संदर्भ में निबंध के अंतर्गत पढ़ेंगे ही। नेक्स्ट देखें आप, अगला पॉइंट है व्यंग्य और विनोद। आज की समस्यापूर्ण जिंदगी में हास्य व्यंग्य का अपना महत्व है। शुक्ल जी ने अपने निबंधों को रोचकतापूर्ण और मनोरंजक बनाने के लिए हास्य और व्यंग्य का स्थान दिया, हास्य और व्यंग्य को स्थान दिया। उनके निबंधों में हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, जीवन और क्षेत्रों में फैली विसंगतियों पर करारा प्रहार किया गया और लेखक ने अपने निबंधों में हास्य व्यंग्य प्रधान शैली के माध्यम से जितनी भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कुरीतियाँ
असमानताएं समाज में फैल गई हैं, उन सब का वर्णन लेखक ने हास्यपूर्ण शैली में कर दिया। काव्य में रहस्यवाद, ये इनका एक निबंध है। इस निबंध में प्रत्येक रचना में रहस्यवाद की तलाश करने वालों पर व्यंग्य करते हुए वे लिखते हैं, यदि कोई बाबा जी किसी रमणी के प्रेम में उसके रूप, माधुर्य आदि का बड़े अनूठेपन के साथ वर्णन करके कहें कि मेरा प्रेम उसके व्यक्त भौतिक शरीर से, उसकी रूपरेखा, वर्ण, चेष्टा आदि से नहीं है, बल्कि उसके मौलिक शरीर के भीतर छिपी अव्यक्त आत्मा से है, जो नित्य, अनंत, सर्वव्यापक है, तो कह सकते हैं। पर कहाँ तक लोग ऐसा समझेंगे, यह दूसरी बात है। क्योंकि सबसे पहले तो जो बाहरी रूप है वही मनुष्य को प्रभावित करता है, और आत्मिक सौंदर्य उसके बाद हमें अनुभूत होता है। तो लेखक ने कह दिया कि यह हर एक स्थान पर रहस्यवाद को देखना, हर एक स्थान पर जीवात्मा और परमात्मा की अनुभूति को कर पाना, ये बड़ा ही हास्यास्पद सी स्थिति है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगला पॉइंट है बच्चों, भाषा। शुक्ल जी की भाषा शुद्ध, तत्सम प्रधान, परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें यथास्थान उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, तद्भव, देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। माधुर्य, स्वानुभूति, निष्ठुरता, अनुकरणीय, मुलाकात, गवाह, फुर्सत, शैतान, दांत, आलसी, रिवोल्ट, स्टैटिक, रोमांटिक, तप, छिछोरा, लंपट, ये कुछ एक ऐसे शब्द हैं जिनके माध्यम से यहाँ स्पष्ट किया गया है कि उनका जो काव्य है, उनका जो साहित्य है, उसमें तद्भव प्रधान शैली भी है, और कहीं कहीं विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनका वाक्य विन्यास भाव अनुरूप और सुंदर और प्रवाहमय है। इन्होंने भाषा को अपने भावों और विचारों के अनुरूप ढालने का सफल प्रयास किया। शब्द चयन, वाक्य चयन, सादृश्य विधान, व्यंग्य, व्यंजना शक्ति, और जहाँ पर बच्चों व्यंग्य होगा वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। इन सब आदि में इनकी भाषा निपुणता के दर्शन होते हैं। इनकी परिभाषाओं में भी भाषा के इस चमत्कारिक रूप के दर्शन हो जाते हैं, जैसे साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग, यानी हम कर्म करें और हमें आनंद की अनुभूति ना हो तो वहाँ उत्साह नहीं है। यानी हम काम कर रहे हैं और काम के पीछे हमारे मन में ये भावना कि करना पड़ेगा, कि अब तो ये करना पड़ेगा, तो समझिए कि वहाँ पर आपके भीतर उत्साह नहीं हो सकता। और जहाँ पर आप जब अपना कर्म करें और उस कर्म में आनंद की अनुभूति हो आपको, तो आप साहस के साथ, उत्साह के साथ अपने उस कार्य को पूर्ण करते हैं। उसके बाद है बच्चों शैली। इसमें हम भाषा के अतिरिक्त शैली किस तरह की है, किस तरह के वर्णन उन्होंने किए हैं, और निबंध शैली पर चर्चा हम एक और प्रश्न के अंतर्गत व्याख्या भाग को पढ़ने के पश्चात करेंगे। शुक्ल जी की निबंध शैली इनके प्रखर व्यक्तित्व की परिचायक है। उन्होंने अपने निबंधों में आवश्यकता के अनुरूप समास शैली, व्यास शैली, निष्कर्षात्मक और आगमन शैली, निगमन, प्रसारात्मक शैली का आश्रय लिया है। प्रसारात्मक होती है विस्तार से अपनी बात को समझाना। निष्कर्षात्मक यानी पहले
निष्कर्ष दे दिया एक वाक्य में और उसके बाद उसको स्पष्ट कर दिया अध्यापकीय शैली के अंतर्गत। लोकोक्ति, मुहावरे, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, आंचलिक शब्दावली का भी उन्होंने यथावसर अपने निबंधों में प्रयोग किया है। इनके निबंधों में से दार्शनिक गंभीरता के साथ साथ हास्य व्यंग्य की छटा भी देखी जा सकती है। सूत्रात्मकता से इनकी रचना शैली में गुरुता, गंभीरता, लाक्षणिकता, अर्थवत्ता का सुंदर समावेश हुआ है। जैसे सूत्र रूप में लेखक ने अनेक गूढ़ वाक्यों की रचना की। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये आपके उत्साह निबंध में लिखा गया है। वैर क्रोध का अचार मुरब्बा है। इनका उचित उक्ति चमत्कार भी दर्शनीय है। जैसे